एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है वुमेन रोल इन फॉर्मल एजुकेशन। वुमेन्स की क्या रोल रहा फॉर्मल एजुकेशन में, पहले हम उससे पहले जानेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। बने रहें मेरे साथ और देखते रहें अंत तक इस वीडियो को ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी जो बीएड, डीएलएड या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों। ठीक है ना, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा और आपके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे दे रखा है और किसी प्रकार से कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे रखे हैं और कांटेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार की कुछ जानकारी लेनी चाहते हो तो। वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि वुमेन्स की क्या रोल रहा फॉर्मल एजुकेशन में। तो फॉर्मल एजुकेशन कहते किसे है? जो एजुकेशन हम एक सिस्टमैटिक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन में हम लेते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, हमारा स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्री प्लान्ड तरीके से हम क्या करते हैं, जो एजुकेशन को एक्वायर्ड करते हैं उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जिसमें एक प्री प्लान्ड आपका रूटीन होगा, टाइम टेबल होगा, स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होंगे, स्कूल्स होंगे, एक ऐसा टाइम टेबल होगा जिसको आप फॉलो करेंगे, टीचर्स फॉलो करेंगे, है ना। इस तरीके से जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो जो एजेंसियां हैं एजुकेशन का, वो आपका कौन कौन सा हो गया, स्कूल और कॉलेजेस, ये दो बॉडी है जो आपके फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर्मल एजुकेशन का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम विशेषता इसकी बात करें तो प्लान्ड विथ अ पार्टिकुलर एंड इन अ व्यू, लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड, well defined and systematic curriculum given by specially qualified teachers, include activity outside the classroom, observe strict discipline। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो करिकुलम होगा वो वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक वे में रहेगा, जो टीचर्स होंगे वो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, यहाँ पर प्री प्लान टाइम टेबल को फॉलो किया जाएगा, लिमिटेड स्पेसिफिक एक पीरियड होगा, एक जिसको हर एक पीरियड का एक टाइम टेबल होगा, 30 मिनट टू 45 मिनट्स। एक्टिविटी करवाई जाएगी, वो एक्टिविटी आपकी स्कूल के अंदर भी हो सकता है और आउटसाइड ऑफ द स्कूल भी हो सकता है दोस्तों। एक डिसिप्लिन फॉलो की जाएगी। इन सारे एजुकेशन को, इस प्रकार की सिस्टम को क्या कहेंगे, फॉर्मल एजुकेशन, और ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इनफॉर्मल एजुकेशन आर दोज विच आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, नॉट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, नॉट रेगुलेटेड एंड नॉट डिलिबरेटली प्लान्ड। सेम उसका जस्ट अपोजिट रहेगा कि इसमें कोई सिस्टमैटिक नहीं तरीके से फॉलो नहीं की जाएगी। दूसरा चीज है नॉट रेगुलेट बेस, नॉट प्लानिंग, इसमें कोई प्री प्लान नहीं रहेगा। ठीक है ना। इस इनफॉर्मल एजुकेशन की और अगर हम बात करें कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन डज नॉट ऑब्जर्व एनी फॉर्मेलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन। सिमिलर, जो फॉर्मल में हम क्या फॉलो करते थे, डिसिप्लिन फॉलो करते थे, रूल्स फॉलो करते थे, रेगुलेशन फॉलो करते थे, इसमें हम वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर इसमें जो टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स, करिकुलम एंड मेथड को डिफाइंड नहीं किया जाएगा, एक स्पेसिफिक वे में अरेंज नहीं किया जाएगा,
इसमें हमारा टीचर्स तो होंगे कौन टीचर्स? क्या उसके लिए मुझे स्कूल जाकर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। इनफॉर्मल एजुकेशन आप कहीं से भी एक्वायर्ड कर सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, नेबरहुड हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। स्कूल, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल में हम स्कूल, कॉलेजेस, एक इंस्टीट्यूशन में जाकर हम पढ़ाई करते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर में और एक्वायर करते हैं नॉलेज को। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, आप कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों से भी एक्वायर किए तो वो प्लेस आपके लिए क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल बॉडी कहलाएगा, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। अगर आप फैमिली, सोसाइटी, किसी भी पर्सन से, किसी भी पार्टिकुलर एजेंसी से अगर आप एक्वायर्ड कर रहे हो नॉलेज, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल एजेंसी कहलाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफ्रेंशिएट है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि वुमेन्स की क्या, यानी महिलाओं की क्या रोल रहा फॉर्मल एजुकेशन में, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा कैसी है, वो सिचुएशन, स्थिति की अगर बात करें, वुमेन्स एजुकेशन की अगर बात करें तो इंडिया में उसकी स्थिति कैसी है, अभी फिलहाल उसकी सिनारियो क्या है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पहले। डियर लिसनर, डियर दोस्त, वुमेन एजुकेशन जो इंडिया में है वो मेजर प्रोक्यूपेशन रहा है, गवर्नमेंट के लिए भी और सिविल सोसाइटी के लिए। प्रोक्यूपेशन का मतलब वरी, चिंता का विषय हमेशा रहा है कि वुमेन्स एजुकेशन हमेशा एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग इशू रहा है और सोसाइटी के लिए भी। और ये भी सच्चाई यहाँ ये भी है कि एजुकेटेड वुमेन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसमें वुमेन्स की इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस देश की वुमेन, जिस देश की महिलाएं अगर एजुकेटेड है, उस वो देश हमेशा डेवलप्ड होता है। जैसे कि आप देख लो, अमेरिका की बात कर लो या फिर ब्रिटेन की बात कर लो, जापान की बात कर लो, साउथ कोरिया की बात कर लो। तो इन सारे कंट्री को आप देखोगे तो वहाँ के वुमेन्स की कंडीशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड मिलते हैं। इसलिए वहाँ पर कंट्री भी एजुकेटेड, क्योंकि वुमेन्स की जो रूल्स होता है डेवलपमेंट में, कंट्री की डेवलपमेंट में, सोसाइटी की डेवलपमेंट में, फैमिली की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहती है। ठीक है ना? तो एजुकेशन इज माइलस्टोन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बिकॉज इट इनेबल देम टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस, टू कन्फ्रंट their traditional role and change their life, so that we can't neglect the importance of education in reference of women empowerment and India imposed to becoming superpower in recent years। अब हम बात करेंगे, इस पॉइंट को देखते हैं कि एजुकेशन ऑफ वुमेन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द पोजीशन इन सोसाइटी। तो जो एजुकेशन है वुमेन की, ये क्या है, एक पावरफुल टूल्स है, पावरफुल टूल है जो हमारे सोसाइटी की कंडीशन को, सोसाइटी की जो समस्याएं हैं उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है ना? वुमेन एजुकेशन इन इंडिया हैज़ बीन नीड ऑफ द आवर। अगर इंडिया की बात करें तो वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सिर्फ वुमेन की बात अगर यहाँ पर हटा देते हैं तो एजुकेशन एक ऐसी टूल है दोस्तों कि वुमेन्स के लिए भी और मेन के लिए, या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो भी प्रजाति हो, जिसमें कहा जाता है इस एनिमल्स क्रिएचर्स में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जीनियस अगर ह्यूमन बींग्स को ही कहा गया है, तो उनको वो अगर उन्हें एजुकेशन नहीं दिया जाए तो बिना पूंछ के पशु के समान कहलाते हैं। ऐसा ये बातें नीति श्लोक में भी कही गई है दोस्तों। तो एजुकेशन उन सारे ह्यूमन बींग्स को जो जन्म लेते हैं, उन्हें सारे बच्चों को, सारे लोगों को एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है ना? तो एजुकेशन जो होता है कि हमारे अंदर में एक परिवर्तन लेकर आता है, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे मेन हो। एजुकेशन ऑल्सो ब्रिंग अ रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी एजुकेशन जो है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में, है ना, ये क्या करता है, काम करता है। हमारे इक्वल स्टेटस, यानी जो एजुकेशन है, अगर वुमेन्स को सही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो उन्हें समाज में एक इक्वलिटी, किसके इक्वल में,
लाकर खड़ा करेगा, मेंस के इक्वल में लाकर खड़ा करेगा, उनकी भी स्टेटस क्या होगी, सही होगा, है ना। तो ये सारे उनकी भी इमेज बनेगी फैमिली में, सोसाइटी में, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये बात आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है वुमेन एजुकेशन की, क्या व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो एक कोटेशन से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। इफ यू एजुकेट अ मैन, you educate an individual. However, if you educate a woman, you educate a whole family. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक आदमी को आप एजुकेट करते हो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को आप एजुकेट कर रहे हो, शिक्षित कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक औरत को, एक वुमेन को एजुकेट कर रहे हो तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो, क्योंकि वुमेन्स कहाँ रहती है, घर में रहती है। और सबसे जब माँ जो होती है अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो बच्चा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कह सकते हैं माँ के साथ रही है, पलता मतलब बड़ा होता है। तो अगर माँ एजुकेटेड रहेगी तो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है, अपने जो भी फैमिली में मेंबर्स होंगे, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं घर में रहती है ना। तो कहने का मतलब है कि वो घर में अपने बच्चों को एजुकेट करेगी, अपने अगल बगल सबको एजुकेट करेगी। तो इसलिए अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो तो पूरी फैमिली को एजुकेट करते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन था दोस्तों, उन्होंने कहा कि वुमेन एम्पावर्ड मीन्स मदर इंडिया एम्पावर्ड। कि अगर वुमेन्स एम्पावर्ड होते हैं इसका मतलब है कि आप मदर इंडिया यानी जो भारत माता को, उन्होंने भारत को माँ बोलकर कहा था कि आप इंडिया को एम्पावर्ड कर रहे हो, ठीक है ना। तो वुमेन एजुकेशन इन इंडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दोस्तों हमारे देश में चाहे किसी भी देश में अगर आज की बात करें, चैलेंजिंग क्या है, अगर आप सारे डेवलपमेंट तो हर एक सेक्टर में होता है, लेकिन वुमेन एजुकेशन में अगर आप वुमेन एजुकेशन को फोकस कर रहे हो, वुमेन एजुकेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, तो उससे ये पता चलता है कि आप अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यानी वुमेन एजुकेशन एक चैलेंजिंग जॉब बन गया है किसी भी कंट्री के लिए, और उनको एजुकेट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। इट नॉट ओनली हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ हाफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज बट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट होम एंड आउटसाइड। बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारे डिफिनेशन दे रखा है ना। उनमें से हम एक की बात करेंगे, है ना। एम पाउल की बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन इज दैट विच डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल, है ना। शिक्षा एक ऐसे चित्र है, एक ऐसी टूल्स है, एक ऐसी एलिमेंट है दोस्तों कि आप एजुकेटेड लोग जो होते हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, वो डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें पता चल जाती है, उन्हें मालूम हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या इविल है और क्या गुड है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फॉरकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन से आएगी। और एजुकेशन इसलिए एजुकेशन पर लोग जोर देना चाह रहा है आज की 21st सेंचुरी में कि आप कम खाओ कम पियो लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे कोई भी बच्चा हो, गरीब हो। इसीलिए हमारा राइट टू एजुकेशन में भी यही कहा गया है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि अगर जो बच्चा का एज 6 ईयर्स से लेके एज 14 ईयर्स के बीच में 21 में आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों कि उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्यों कहा गया, क्योंकि बेसिक एजुकेशन अगर उन्हें मिल जाएगा तो आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कुछ करके भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से। इसीलिए बेसिक एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों कि वुमेन्स एजुकेशन को आखिर जो टॉपिक है कि वुमेन एजुकेशन के फॉर्मल एजुकेशन में, वुमेन की फॉर्मल एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे सोसाइटी में कुछ ऑब्स्टिकल भी हैं, बाधाएं भी है दोस्तों, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ऐसा मानना है हमारे सोसाइटी में कि हमारा जो कर्ता धर्ता कौन है, वो मेल डोमिनेटेड बॉयज़ की बात कंधे पर डाल दिया जाता है। घर औरतें बनी है घर में काम करने के लिए और मर्द जो बने हैं मतलब मेल बने हैं वो बाहर में काम करने के लिए, ऐसा अभी भी सोसाइटी में ये चीज़ें बोला जाता है। इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और भी केसेज में देखी जाती है दोस्तों। जैसे कि अब मान लेते हैं कि वुमेन को भी वही
काम है और मेल को भी वही काम है, तो उसमें भी वेजेज में भी डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है। वेजेज महिलाओं को कम ये बोल कर दी जाती है कि तुम काम कम करते हो, और मेल को ये सारी चीज़ें उनके वेजेस ज़्यादा होती है, तनख्वाह ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें और ये भी चीज़ें देखी जाती है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। महिलाओं को बोला जाता है ये काम पुरुष के लिए बना है ना। जैसे कि आज के से कुछ दिन कुछ अभी अब तो सिनारियो बहुत सारे ठीक हो चुका है। पहले जैसे कि आर्मी डिफेंस में महिलाओं को नहीं भेजा जाता था, है ना, क्योंकि वहाँ बोला जाता था कि तुम महिला हो, और महिला कहाँ रहती है, घर में रहती है, तो इस हिसाब से तुम आर्मी में नहीं जाओगे। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स बाधाएं रहे हैं। और गैप जो है मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में भी देखा जाता है। अगर 2011 की बात करें तो मतलब लिटरेसी रेट अगर मेल की बात करें तो 82.14 है दोस्तों, 82.14 है मेल का, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो वुमेन्स का है उसका लिटरेसी रेट 65.46 है। तो ये आपका लगभग अप्रॉक्स 20% का जो डिफ्रेंशिएट मिलता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही गैप दिखता है ना। और वुमेन वेयर कंसिडर ओनली हाउस वाइफ एंड बेटर टू लाइव इन द हाउस, इस तरीके से बोलकर क्या होता है कि हमारा ऑब्स्टिकल्स महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे समाज में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कमी रह गई है कि मतलब अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल भी काफ़ी दूर दूर है, जिस वजह से घर के लोग जो है गर्ल्स को दूर भेजना नहीं चाहते हैं, है ना, सेफ्टी को लेकर। तो ये भी प्रॉब्लम रहा है ना। तो ये सारे चीज़ें गवर्नमेंट के सामने चैलेंजिंग है दोस्तों। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वुमेन्स की जो स्थिति है वो क्या है कि अब सुधर रही है, ठीक है। जैसे कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रही है हर एक सेक्टर में, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, चाहे किसी अदर सेक्टर में भी वुमेन्स की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों। अगर हम बात करें कि वुमेन पार्टिसिपेशन, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भी क्या कर रखा है। जैसे बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज में अगर रिजर्वेशन देने वाली फर्स्ट स्टेट बना था। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो रिजर्वेशन आपको बिहार गवर्नमेंट पंचायती राज में दिया था। फिर उसके बाद अगर बहुत सारे गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल खोला जा रहा है, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल। फिर उसके बाद अगर हम देखें पुलिस वगैरह में भी महिलाओं के आरक्षण रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ रही है, हर एक सेक्टर में उनकी बढ़ रही है। और आर्टिकल 15 में भी ये मेंशन है दोस्तों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है, इक्वालिटी की बात करती है। तो ये चीज़ें वुमेन अंडर द लॉ, तो इस तरीके से इक्वालिटी की अगर बात करती है तो इक्वालिटी मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों की बात करती है, ठीक है ना। चाहे वो इंडिया का कोई भी सिटीजन्स हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेगी, इस तरीके से बात करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिससे क्या होता है कि हमें वुमेन्स को आगे बढ़ने में हेल्प होती है, ठीक है ना। सोसाइटल लेवल की अगर बात करें कि जैसे पार्लियामेंट हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी हो गया, जुडिशरी हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, इन सारे सेक्टर में भी महिलाएं आजकल बहुत आगे आ रही है और अपनी भागीदारी पार्टिसिपेशन दे रही है, ठीक है ना। लीड भी कर रही है देश को। जैसे कि हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर महिला की बात करें तो वो भी आपका पाटिल थी, है ना। तो इस तरीके से वुमेन्स की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो श्रीमती राबड़ी देवी थी। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स भी आज देश स्टेट चलाने के लिए अपनी काबिलियत को दिखा रही है, आगे बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। तो ये 21st सेंचुरी में कुछ हमारा जो मेंटली थॉट होता है या फिर सोचने की जो तरीका होता है लोगों का, चेंजेज आया इस सारे चीज़ों में, जिसके वजह से उन्हें आगे बढ़ने में मौका भी दे रहे हैं लोग, और उससे उनके सपोर्ट के वजह से महिलाएं आगे बढ़ भी रही है और अच्छी कदम में कदम मिलाकर आगे भी बढ़ रही है और कर भी रही है काम, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंसी ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन था। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम आपको टेलीग्राम पर भी इसका PDF आपको दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स
नोट डाउन कर सकते हैं, और मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये हेल्पफुल होगा। कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए ये टॉपिक सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप अच्छे से टू द पॉइंट एग्जाम में ये सारी चीज़ें पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात आ गई कि कौन कौन सी पॉलिसी कौन कौन सी वुमेन्स एजुकेशन के लिए बनाई गई, ठीक है ना, ताकि वुमेन्स फॉर्मल एजुकेशन में या फिर आगे आए और उनको मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए और वो आगे बढ़ सके। तो बहुत सारे पॉलिसी बनी थी। तो सबसे पहला जो पॉलिसी बनी थी दोस्तों वो 1958-59 में दुर्गाबाई देशमुख कमेटी बोल सकते हैं, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन करके, ये 1958 और 59 में इसका जो पर्सनशिप थे वो दुर्गाबाई देशमुख थी, दुर्गाबाई देशमुख। तो दुर्गाबाई देशमुख ने सबसे पहले इस कमेटी को बनाया, स्पेशली वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए ये कमेटी बनाई थी। खुद एक महिला थी, ठीक है ना। और ये नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन करके ये नाम से जाना जाता है, 1958 में बनाया गया था, ठीक है। इसमें एक्चुअली कहा क्या गया था, तो इस चीज़ में यहाँ पर ये उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इस गर्ल्स के लिए ये स्कूल होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें जो टीचर्स होनी चाहिए वो महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, और गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की बात कही, वुमेन्स स्कॉलरशिप की बात कही गई थी। जो एजुकेशन में वीक है उनको भी स्कॉलरशिप, मतलब उनको आगे सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, उन्हें स्पेशल उनकी नीड को फुलफिल करके उन्हें सपोर्ट करने की बात कही गई थी, ठीक है ना। इसमें वुमेन्स एजुकेशन को इन्हेंस करने की बात कही गई थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने रिकमेंड किया था दोस्तों। नेक्स्ट जो कमेटी बनाई गई थी वुमेन्स एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि 1964-66 में कोथारी कमीशन, डॉक्टर DS कोथारी करके एक उनको चेयरमैन थे वो, उन्होंने ही इस कमीशन को रिकमेंड किया था, और इनका मतलब कह सकते हैं अध्यक्ष भी थे, यही थे चेयरपर्सन, डॉक्टर DS कोथारी थे दोस्तों। इन्होंने जो करिकुला की बात कही, इसमें ये कहा गया कि बॉयज और गर्ल्स की एक कॉमन करिकुला होनी चाहिए, करिकुला मतलब करिकुलम, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो हायर सेकेंडरी स्टेज होता है, जो हायर सेकेंडरी स्टेज होता है, उस स्टेज में जैसे होम साइंस, आर्ट्स, ये जो गर्ल्स के लिए कंपलसरी थे, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ उन्होंने DS कोठारी महोदय ने ये भी कहा कि उनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए मैथमेटिक्स लेने के लिए भी, साइंस पढ़ने के लिए भी गर्ल्स को भी बात कही गई थी कि सिर्फ उन्हें जो फाइन आर्ट्स, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट ही ना दे, उनको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए भी इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, साइंस पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें, साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करें हायर एजुकेशन में, जिससे क्या होगा, समाज में एक प्रकार के एक क्रांति आएगी, ठीक है ना। इन्होंने एक वुमेन टीचर्स जैसे दुर्गाबाई देशमुख कमेटी से भी ये क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, ठीक है। तो इन्होंने वुमेन टीचर की इन्होंने भी बात कही थी कि वुमेन टीचर्स होनी चाहिए, और एक स्पेशल लड़कियों के लिए अलग स्कूल होनी चाहिए, ठीक है ना। इस सारे कमेटी ने बात कही थी ये सारी चीज़ों पर। सेकेंड हम बात करते दोस्तों, उसके बाद आता है NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये सबसे पहले 1968 में बनाया गया था, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। उस समय भी गर्ल्स की नीड को ध्यान में रखते हुए उस पर जोर दिया गया था, ठीक है ना। जो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन जो आपका DS कोथारी कमेटी, जिसको 90 कोथारी कमेटी भी जिसको बोलते हैं, 1964-66, तो उन सारे कमेटी में जो जो रिकमेंड किया गया था उसको आगे बढ़ाने, इस 1968 में उसी को आगे बढ़ाया गया। तो इसमें जो जो गर्ल्स की नीड है उस पर फोकस करके उनको आगे इन्हेंस किया जाए और उनको ग्राउंड लेवल पर लाने की इसमें कोशिश की गई थी। उसी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में एक चीज़ क्या हो गया था कि फाइनेंस, मतलब पैसे की, बजट की कमी से वो
आगे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। और उसके बाद फिर से राजीव गांधी के टाइम में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 आया था दोस्तों। इसमें बहुत सारे चीज़ें बात कही गई थी गर्ल्स को लेकर। गर्ल्स का एक अलग स्कूल होनी चाहिए, उन्हें अलग एक टीचर्स होनी चाहिए, उनके लिए अलग टेक्निकली और टेक्नोलॉजी जैसे वोकेशनल कोर्सेज की बात कही गई थी, कंप्यूटर जैसे एजुकेशन की बात कही गई थी, अलग एक सेनेटरी होनी चाहिए कह सकते हैं, अलग एक टॉयलेट होनी चाहिए, अलग इस बरामदा होनी चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया था 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में दोस्तों, ठीक है ना। उसी उसको आगे भी बढ़ाया गया था। फिर उसको द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में लाया गया था, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसमें भी आपका कैबे कैबे आया था। कैबे ने सीबीएसई की बात करती है, तो उसको क्या हुआ था कि इसमें भी वही सारी चीज़ें कुछ ऐड ऑन करके, जैसे कि एक बच्चों की यानी गर्ल्स की अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए एक बोला गया था कि बच्चों को ऐसे गर्ल्स को एक ऐसी उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाना है ताकि उनकी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो सके। डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी उनकी एबिलिटी को डेवलप किया जाए, है ना। इक्वल पार्टिसिपेशन की बात कही गई थी कि जितनी अपॉर्चुनिटी है वो बॉयज़ लोग को देते हैं, उसके साथ साथ गर्ल्स को भी देनी है ना, ताकि हमारे समाज में एक चेंजेज आएगा। इनकरेज ग्रुप एक्शन की बात कही गई थी, ग्रुप में लोग पार्टिसिपेट करें, जो जेंडर अलग अलग अनइक्वालिटी की जो कंडीशन थी इससे पहले, उसको ये हटाकर, जेंडर गैप को हटाकर, साथ में डिबेट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, क्यूज हो, चाहे कोई भी ग्रुप प्रोग्राम हो, उन सारे में दोनों बच्चों को, गर्ल्स हो बॉयज़ दोनों को शामिल किया जाए और साथ में प्रोग्राम को रन किया जाए। इस तरीके से बात कही गई थी, है ना। इकोनॉमिकली जो फैमिली वीक है उनको सपोर्ट करने की बात कही गई थी। और ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आता, और इससे क्या हुआ था कि वुमेन्स में एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आगे बढ़ता है, और वो सारे पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और हायर एजुकेशन की रेशियो जो था उस समय, ड्रॉप आउट जो था वो कम हो गया था। जो हायर एजुकेशन 10th के बाद बच्चियां जो होती थी गर्ल्स, ड्रॉप आउट कर देती थी स्कूल से, तो वो ड्रॉप आउट रेशियो जो था कम हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हुआ। तो नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 में भी यही चीज़ देखा गया कि वुमेन्स पर फोकस करके उनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, और इकोनॉमिकली जो वीक है उनको सपोर्ट करें। इस तरीके से सारे पॉलिसी में यही चीज़ें बात कही गई है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इन सारे चीज़ों जब पॉलिसी बनी, तो चाहे एनईपी हो गया, चाहे दुर्गा भाई देशमुख कमेटी हो गया, चाहे कोठारी कमीशन हो गया, चाहे 1986 हो गया, 1968 हो गया, या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हो गया, इन सारे की वजह से वुमेन की स्थिति अच्छी हुई। और वो ज़्यादा से ज़्यादा, आज की अगर सिनारियो की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सेक्टर में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो फैमिलियरिटी होती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जस्टिफाई इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, तो वो सारे जो गैप था, इनइक्वालिटी की जो कंडीशन थी, वो खत्म हो गई, धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक है ना। खत्म हो गई वाला कंडीशन नहीं कह सकते हैं, अब कम हो गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इससे वुमेन की एम्पावरमेंट बढ़ी, और उससे क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशन है वो भी सपोर्ट करने लगे, उनकी फैमिली मेंबर सपोर्ट करने लगे, जिससे वो आगे की ओर बढ़ गए, ठीक है ना। चाहे वो फैमिली हो, चाहे स्टेट की तरफ से बहुत सारे पॉलिसियाँ हुई, केंद्र सरकार ने बहुत सारे पॉलिसियाँ से वुमेन्स या गर्ल्स को सपोर्ट करने लगे, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी, और ये फॉर्मल एजुकेशन में भी उनकी रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है ना। वुमेन हैव स्टार्टेड टू बिकेम अवेयर ऑफ द limitations and confines of the territory within which they have been placed all these years. They have demanded control over their own body. अब इससे जब पार्टिसिपेशन, जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उनको पता हो जाती है कि उनकी राइट्स क्या है ना। तो उन्होंने अपने लिए एक इक्वल स्पेस मांगा सोसाइटी में, अब सोसाइटी में वो भी अपना एक
क्या चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक स्पेस चाहते हैं, एक इक्वल वैल्यू चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, एक आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस अ शार्प इंक्रीज। अगर कुछ दशक में इधर अगर जो 10-15 साल की अगर बात करें, तो बहुत तेजी से महिलाओं की भागीदारी बढ़ा है ना? तो स्ट्रैटेजी ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट बाय द स्टेट इन ऑर्डर एलिमिनेट इन जेंडर गैप। तो जिससे क्या हुआ, समाज में जो जेंडर गैप थी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आज की बात करें तो अभी सेक्स रेशियो में बिहार जो है दोस्तों, ऐसा आया था, एक रिपोर्ट आया था जिसमें वुमेन्स की संख्या मेल की संख्या से ज़्यादा हो गई है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है, अच्छा है ना? क्योंकि बहुत दिन से हमारा जो समाज में, सोसाइटी में सेक्स रेशियो कितना था, 900 अप्रॉक्स 45 लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो किसके कंपैरिजन में, अगर 1000 की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें थी पहले। मतलब सेक्स रेशियो अगर देखा जाए हरियाणा में सबसे कम था, लगभग 844 समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है? तो यहाँ इतनी गैप, अगर ये गैप को अगर मान एक ब्रिज का काम कर रहा है, अगर हमारी ये डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट, जिससे जो इनइक्वालिटी थी समाज में, जेंडर जो बायसनेस, तो ये सारी चीज़ें अगर कम हो रही है तो ये पॉजिटिव साइन है दोस्तों। देश की तरक्की, देश अपने तरक्की की ओर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और जब लागू हुआ 1950 में, तो सारे कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलती है कि प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सारे चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल राइट्स देनी है, ठीक है ना? वोटिंग राइट्स की बात भी कही गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कही गई है। सारे कुछ पहले से मेंशन था, लेकिन कमी किस बात की थी दोस्तों? एजुकेशन की कमी थी। सोसाइटी में एजुकेशन की कमी के वजह से इन सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रहे थे, और सारे इसका फ़ायदा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन यही एजुकेशन आज महिलाएँ जो फॉर्मल एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन बढ़ा दोस्तों, जिससे क्या हुआ कि वो सारे अपने राइट्स को समझने लगे। वो सारे अपनी अपॉर्च्युनिटी, अपनी इक्वल आइडेंटिटी को पहचानने लगे, है ना? जिससे हमारे उनकी भागीदारी और डे टू डे बढ़ते जा रही है। वो अपनी डिग्निटी को समझ रहे हैं, है ना? कंस्टिट्यूट सेवरल प्रोविजंस लाइक मैटरनिटी रिलीफ, मेंटेन जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट, है ना? बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाल रखी है। गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनानी सुरक्षा, ये सारे चीज़ें क्या करता है कि महिलाओं को, महिलाएं की हेल्थ को बेटर करने के लिए सब स्कीम बनाया गया था। उनकी केयरिंग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इन सारी चीज़ों की बात कही गई है, सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि समाज में जो इकोनॉमिकली जो वीक है, उनको सपोर्ट मिल जाता है, स्कैफ फोल्डिंग का काम करता है, और आगे वो बढ़ने में उनको मौका मिलता है दोस्तों, है ना? न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन जो है वो भी ये बात करती है, सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल राइट्स की बात करती है दोस्तों, ठीक है ना? अगर हम बात करें कि अगर सेंसस 2001 और 2011 की अगर हम बात करें, तो लिटरेसी रेट जो है, जो आपको मैंने बताया लिटरेसी रेट 65 और 82 समथिंग, तो ये जो लिटरेसी रेट और भी बहुत कम था। ये 2011 की अगर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर जाएँ तो और भी वुमेन्स की हालत जो थी खस्ता था। तो अभी तो लिटरेसी रेट बहुत अच्छा भी हुआ है, ऐसा देखा गया है ना? तो ये सारी चीज़ें किसका कमाल है? एजुकेशन का कमाल है। कौन सा एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन, और एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन भी, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वुमेन की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति अगर सुधरेगी तो समाज की स्थिति, पहले तो फैमिली की स्थिति सुधरेगी। फैमिली की जब स्थिति सुधरेगी तो आस पड़ोस की स्थिति सुधरेगी, एक समाज की स्थिति सुधरेगी, समाज की जब स्थिति सुधरेगी तो राज्य की स्थिति सुधरेगी, राज्य की स्थिति सुधरेगी तो देश की स्थिति सुधरेगी। इन सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, सब स्टेप बाय स्टेप कोरिलेटेड है, तो है ना? तो कह सकते हैं कि कि प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें पहले, तो वुमेन्स की जो गर्ल्स का जो स्कूल था वो मतलब काफ़ी कम थी, और दूसरी बात है कि वो ड्रॉप आउट कर जाते थे बच्चे। तो इस सारी चीज़ों को लेकर अब ये सारी चीज़ें
कम देखने को मिलता है। अब अपने फैमिली जो होते हैं वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे उनको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो दोस्तों, ठीक है। आज अगर हम बात करें तो सैलरी जो जेंडर पे गैप है दोस्तों, यानी जो कह सकते हैं जो हमारा सैलरी की बात करते हैं तो वो भी 27% हमारे कंट्री में आज कह सकते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इनकम टैक्स भर रही है, बहुत ज़्यादा भर रही है। दूसरी बात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा वो जॉब ले रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, है ना। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब होल्डर बन रही है। दूसरी बात कर सकते हैं गवर्नमेंट जो बॉडी है, हेड ऑफ द स्टेट या स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर जो भी है ना, तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर देश को लीड कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है दोस्तों, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन अगर अच्छा किसी देश के कर दिया जाए तो वहाँ का देश, वहाँ का समाज सारा कुछ क्या हो सकता है, सुधर सकता है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के अगर डेटा आईएमएफ के द्वारा क्रिस्टिना लिगार्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगर जो 27% इंडिया का मतलब जो रोल है पहले यूएसए और जापान के कंपैरिजन में देखा जाए तो 5% और 9% इंडिया का रोल है वुमेन्स का, है ना। लेकिन ये अभी फ़िलहाल ये न्यू डेटा की बात हो रही है। इससे पहले अगर आज से 20 साल पहले चले जाए तो ये सारे और भी महिलाओं की हालात ख़राब थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही सुधर रहा है, पूरी देश में महिलाओं की इज्जत बढ़ रही है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, महिलाओं की हर एक सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। सब क्यों हो रहा है? ये सब फॉर्मल एजुकेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट, एक टूल्स की तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो सारे बच्चों के लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन से क्या होता है कि बच्चे मतलब अपने राइट्स को समझने लगते हैं, ठीक है ना। बच्चे अपने राइट्स को समझते हैं, अपने राइट्स को पाने के लिए कोशिश करते हैं। उनमें स्किल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। स्किल जॉब रिलेवेंट स्किल्स डेवलपमेंट होता है ना। एम्प्लॉयर्स जो भी डिमांड होती है उसके अनुसार वो अपने आप को तैयार करते हैं, है ना। वो चाहे वो बिजनेस जो भी नीड होता है, इंडिविजुअल नीड्स जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप अपनी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की बात करें, अगर मान लेते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी समझने लगते हैं और उनको खतरा है कम होती है। खत जो अनसेफली की बात करें, अनसेफ की बात करें वो कम हो जाती है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ भी सुधरने लगता है ना। अपना सही से इलाज करने लगते हैं, अपने आप को कब क्या कैसे करना ये सब समझने लगते हैं, है ना। आंगनबाड़ी में अगर बात करें तो आंगनबाड़ी हो या फिर बालावाड़ी हो, तो ये सारी चीज़ें में गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, बहुत बढ़ चढ़कर मतलब फैसिलिटी दे रही है, जिससे क्या होते हैं कि कुपोषण वाला जो कंडीशन था पहले ज़्यादा था वो सब अब कम है। तो ये सारे गवर्नमेंट भी अवेयर हो गई है ना। तो महिला मंडल भी बनाया गया है, जिससे क्या हो कि फीमेल को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में महिला मंडल बनाया गया है, आशा सेविका बनाया गया है हेल्थ के लेकर, ये सारी चीज़ें। वुमेन आज देखें तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है दोस्तों बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम चाहे लोकल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो या फिर नेशनल लेवल पर हो, तो मिला जुला के कहें कि वुमेन्स की जो फॉर्मल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है और ये सब सारा चीज़ें पार्टिसिपेशन था दोस्तों। तो ये सारे मतलब महिलाओं को अगर इसको अगर देखा जाए, ये सारे आज वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में महिलाओं की स्थिति सुधर गई है और सुधर रही है और आने वाला डेट में भी और अच्छी होगी। तो इससे क्या होता है कि देश की डेवलपमेंट और समाज की और अपने परिवार के सारे की डेवलपमेंट बढ़ता है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, आप बताएंगे कमेंट करके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
बाय बाय।